हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। एक सीरीज जिसे हम जीके संजीवनी कह रहे हैं, ये संजीवनी वास्तविक रूप में भी संजीवनी है, क्योंकि इससे हम अपने बेस को, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। इस क्रम में हमने ल्यूसेंट में जो कंटेंट दिया हुआ है उसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ना शुरू किया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम खिलजी वंश के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले एक बैकग्राउंड या बेस हम फिर से कल की बात से आज तक कैसे पहुंच रहे हैं ये समझ लेते हैं। हमने कल के वीडियो में देखा था कि एक प्यारा भारत नाम का देश है और इस देश में अनेक छोटे छोटे राजा, अलग अलग वंश हैं। ये पाकिस्तान जो बाद में अलग हुआ, यहां पर बाहर से कुछ आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं अपने धर्म को प्रचार करने के लिए या अपने धर्म को फैलाने के लिए। क्योंकि इस धर्म को तलवार की शक्ति के आधार पर प्रचारित किया गया, इसलिए इसे कट्टरवादी धर्म कहा गया। इस धर्म के प्रचारकों में पहले अरबी शासक भारत में आए, फिर तुर्की शासक आए। अब उन्होंने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और धीरे धीरे भारत के अभी इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहेंगे। अभी भी नर्मदा नदी के नीचे, जिसे हम नर्मदा नदी कह रहे हैं, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासक आज तक, अर्थात गुलाम वंश के जो शासक हुए उनमें से कोई, अर्थात 1206 से लेकर 1290 तक कोई भी शासक दक्षिण में नहीं झांक सका, दक्षिण में शासन नहीं कर सका। लेकिन अब जो क्रूर हत्यारा शासक आ रहा है, जिसे आप अनेक नामों से जानते हैं, खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी। ये जो खिलजी शासक है, ये अपने एक सेनापति, जो कि एक विशेष व्यक्ति है, मलिक काफूर, इस मलिक काफूर के साथ में नीचे दक्षिण भारत में अपना अभियान चलाएगा और दक्षिण में लगभग महाराष्ट्र का जो पूरा क्षेत्र है वहां तक कब्जा कर लेगा, या यहां तक का क्षेत्र अब इस सल्तनत के अधीन आ जाएगा। अभी भी एकदम पूरी तरह दक्षिण में ये नहीं पहुंचे, ये कभी दक्षिण में पूरी तरह नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र पर अब इनका कब्जा होने वाला है। कल हमने वीडियो में गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है और बलबन तक, अर्थात बलबन के जो पुत्र हैं जो कि सुल्तान नहीं बन पाते, केकूकाबाद या कैमूर्स, यहां तक की कहानी को समझ लिया था। कैमूर्स जो है उसकी हत्या करके एक नया व्यक्ति शासक बनेगा और नए वंश की शुरुआत हो जाएगी और इसे ही हम खिलजी वंश कहेंगे। कल हमने, हमारा जो पैटर्न था कि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए हैं उन्हें हमने कोड बनाकर याद कर लिया था। आप सबको याद होगा, गुल, खिला, तू, साले, ऐसे हमने याद किया था। गुलाम वंश हम पूरा पढ़ चुके हैं, जिसके हमने वर्ड टू वर्ड एक एक राजा को भी याद किया। कोड में फिर से एक बार बोल देता हूं, आपको रिकॉल हो जाए। आपने याद किया होगा, कुतु इल्तू बोला, कुतु इल्तू बोला, रुक रजिया बोला, रुक रजिया, बहरा अली, नसरू बलवान, क्या बोला था हमने, बहरा अली और नसरू बलवान। बस ये बड़ा सरल सा है, सारे राजा याद हो जाएंगे। अब हम यहां से आते हैं 1290 से खिलजी वंश पे, और खिलजी वंश को क्योंकि खिला है ना, तो मेरे घर पे एक फूल है जिसे हम जास्मीन कहते हैं। कमल भी है, गुलाब भी है, लेकिन मुझे जास्मीन अच्छी लगती है, मैंने जास्मीन के फूल अच्छे लगते हैं, तो मैंने कोड भी है ना जास्मीन ही बना लिया है। तो जास्मीन का जो फूल है वो क्या हुआ, खिला। तो खिलजी वंश के शासकों में 5 राजा हुए हैं टोटल। उन 5 के नाम आपको याद रखने के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, क्या खिला, तो जास्मीन का फूल खिला। क्या खिला, जास्मीन का फूल खिला। बस इतना याद रखो, आपको खिलजी वंश के सारे राजा याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, एक बार इस बात पर फोकस करो कि खिलजी वंश की शुरुआत 1290 में होती है और 1320 तक ये चलता है।
इसका पहला राजा आता है जलालुद्दीन खिलजी। तो क्या होता है जलालुद्दीन खिलजी, तो ऐसे लिखे हम, उससे अच्छा है जे लिख दूं बस, मैं हिंदी में लिखेंगे बाकी का। फिर अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन का ए लिख देते हैं, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन, तीन नाम एक जैसे हैं, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन, तो जे एस हमने यहां से ले लिया। अब कुतुबुद्दीन मुबारक है, तो यहां मुबारक का एम ले लिया है हमने और एन ले लिया है, आई मैंने उसको कनेक्ट करने के लिए लगा दिया, तो एक शब्द बना यहां जास्मिन। क्या बना? जास्मिन। और जास्मिन का क्या होता है? फूल होता है, वो खिल गया है खिलजी वंश में। तो 5 राजा हमको क्रम से वर्ड टू वर्ड याद हो जाए कि कौन राजा कब से कब तक रहा। तो शुरुआत में जो ये जे है केवल ये 6 साल रहेगा, तो 90 से 6 साल 96 तक रहेगा। 96 से खिलजी का ये वाला राजा बहुत लंबा रहेगा, 16 अर्थात 20 साल तक ये रहेगा। अब बहुत ज्यादा इन राजाओं के बारे में डिटेल आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि ये 4 साल में तीनों राजा आ जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। मूल रूप से अलाउद्दीन खिलजी ही इस स्टोरी का किरदार है, और वही सबसे क्रूर, भारत में हत्या करके लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करने वाले शासकों में सर्वप्रथम नाम लिखने वाला अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि अलाउद्दीन कहता है कि ऐसा है, मतलब उसने इतिहास को बदलने की कोशिश की, पूरे इतिहास को फाड़ करके जला दिया और अपने तरीके से पूरे इतिहास को लिखवाया। इसलिए आधे फैक्ट हम सबके सामने आज भी नहीं है। चलिए इसके एक एक राजा पर फोकस करते हैं। पहले जलालुद्दीन के बारे में 2-4 बातें याद कर लेते हैं, फिर अलाउद्दीन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जलालुद्दीन जो नाम का राजा था, जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है, अर्थात खुद राजा बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसके बारे में। ये सबसे बूढ़ा राजा है, सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान अगर पूछा जाए तो वो जलालुद्दीन खिलजी रहेगा। ये 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है, सब सर्वाधिक उम्र का सुल्तान था, और ये किलो खरी को अपनी राजधानी बनाता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, दिल्ली जो हम जिसे दिल्ली कह रहे हैं, जो पहले दिल्ली कहलाता था, इस दिल्ली में ही एक कोने पर किला है जिसे किलो खरी कहा गया। तो ये किलो खरी जो कि दिल्ली का ही एक हिस्सा है, उसको राजधानी बना लेता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार की नीति अपनाई या उदार का दृष्टिकोण अपनाया। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई? लेकिन इसका जो भतीजा है, इसका जो दामाद है, वो इससे भी खतरनाक बिल्कुल विपरीत दिशा में जाकर के हिंदुओं के सर कलम करके उनकी दीवारें बनवाने का काम करेगा। इसलिए जलालुद्दीन और अलाउद्दीन में अंतर भी हमें देखना है। जलालुद्दीन हिंदू जनता के प्रति उदार शासक है। अब इसकी हत्या जो है वो आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावती, उस पद्मावत मूवी में बहुत अच्छे से रणवीर कपूर ने इसके किरदार को जिस तरीके से प्रेजेंट किया उससे भी कहीं घटिया तरीके से ये व्यक्ति था। और भारत में जैसे जो परंपरा रही, जो संस्कृति रही महिलाओं के प्रति सम्मान की, उसको एकदम पलटने का काम इसने किया। महिलाओं के रूप रंग के आधार पर नई विचारधारा का प्रचार इसने किया। रूप पद्मावती को के रंग या रूप के आधार पर उसने एक पूरे साम्राज्य का विनाश किया। इसी बात को आज हम पढ़ने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अब हम क्योंकि इसका ये वाला चेहरा जानते हैं इसलिए मैंने भी यहाँ फोटो में यही लगाया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 में राजा बनता है और 20 साल तक शासन करता है। अब क्या याद करेंगे, 20 साल तक राजा रहता है 1316 में। और इसका जन्म जो होता है वो कड़ा मानिकपुर में प्रयाग में होता है, जहां 3 नदियां मिलती है, कड़ा मानिकपुर प्रयाग, वहां पर इसका जन्म हुआ। याद रखिएगा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली। क्या नाम था? अलाउद्दीन को शॉर्टकट में कहते थे अली या गुरसस्पा, गुरसस्पा या गुरसस्पा इसका उपनाम था। देवी अधिकार अर्थात देवता ने मुझे शक्ति दी, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मैं राजा हूं, अर्थात मुझसे ऊपर कोई नहीं। इस सिद्धांत को इसने लागू किया। खैर बलबन ने भी लागू किया था,
लेकिन बलबन ने जनता के विचारों को भी महत्व दिया। इसने जनता के विचारों को, आम आदमी के विचारों को शून्य मान लिया, क्योंकि मैं तो भगवान का प्रतीक हूं, इसलिए मैं जो कहूंगा वही शासन है। इस तरीके की विचारधारा को इसने देवीय सिद्धांत के आधार पर चलाया और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ये एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, याद रखिएगा। सिकंदर तो एक अलग आदमी था, सिकंदर लोदी एक अलग आदमी आएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि ये व्यक्ति धारण करेगा। पहले इसकी दो योजनाएं थी, एक नया धर्म चलाने की योजना थी और साथ में पूरी दुनिया पर कब्जा करने की योजना थी। लेकिन ये इसके गुरु से जब वार्तालाप करता है तो इसने ये सपना छोड़ देता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। लेकिन ये उसी तरीके के कार्य अब करने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने और स्थायी सेना की शुरुआत की है, आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन नगद वेतन देने की शुरुआत करेगा सेना को, क्योंकि इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, एक छोटी सी भूमि दे दी जाती थी और वो उसी से अपना गुजारा करके हुए सेना में शामिल रहते थे। यहां से शुरुआत होती है नगद वेतन देने की और स्थायी सेना रखने की, याद रखिएगा ये पॉइंट। मैं इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं कि इसने कुछ बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये जो शासक थे, लुटेरे हत्यारे शासक हैं। एक बहुत कॉमन बात समझिए कि इस आदमी की फिलॉसफी, इसकी मेंटलिटी क्या है। इस आदमी की, इस शासक की मेंटलिटी है पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेना है, पूरी दुनिया मेरी हो, पूरी दुनिया का राजा मैं हूं। उसके लिए उसको पहला विचार क्या आएगा? उसको पहला विचार आएगा कि एक बहुत बड़ी सेना हो जिसको मैं आदेश दूं और वो किसी भी क्षेत्र को जीत ले। इसलिए इसका पहला जो विचार है वो सेना से रिलेटेड है। आप इस व्यक्ति के काम बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना, क्रम से याद करना। इसके दिमाग में एक फिलॉसफी चल रही है कि मुझे पूरी दुनिया पर कब्जा करना है और इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए, शासक बनने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी सेना चाहिए। उससे लिए सेना में सुधार करना शुरू करता है। पहला, सेना को स्थायी रूप से रखना शुरू कर देता है, सेना को नगद वेतन देना शुरू कर देता है। अब सेना को चाहिए घोड़े, तो घोड़ों को घोड़े दागने की प्रथा शुरू कर देता है। अब घोड़े को चाहिए, इन सैनिकों को चाहिए क्या चाहिए? सैनिकों को चाहिए खाना, तो खाने की कीमत तय कर देगा। तो अगली चीज होगी बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण करने के लिए इसको चाहिए मूल्य नियंत्रण। क्या चाहिए? मूल्य नियंत्रण। तो ऐसे ही कुछ काम ये बस करने वाला है, इससे ज्यादा इसने और कुछ नहीं किया। मूल रूप से आप बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझिए कि इसी व्यक्ति के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया पर कब्जा करना। और पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए चाहिए एक बहुत बड़ी सेना। बहुत बड़ी सेना अर्थात स्थायी सेना रखनी पड़ेगी। स्थायी सेना रखिए तो उसे नगद वेतन देना पड़ेगा ताकि लोगों को लालच रहे, वो मेरे लिए लड़ ले। उनको घोड़े देने पड़ेंगे, तो घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, घोड़ों की गिनती शुरू की दशमलव के आधार पर। उनको खाना देना है तो बाजार नियंत्रण शुरू किया और बाजार में उनकी कीमतें फिक्स हो इसलिए मूल्य नियंत्रण शुरू किया। बहुत कॉमन सी ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन ने किया, घोड़े दागने की प्रथा, नगद वेतन देने की प्रथा, भू राजस्व को बढ़ा करके इसने 1.2 कर दिया। क्यों? क्योंकि अब भी हमने देखा कि सेना को जो नगद वेतन देना है वो नगद वेतन आएगा कहां से? तो जनता से। जनता को लूटो, तो जो टैक्स का परसेंट पहले 33% हुआ करता था उसे ये 50% अर्थात जितना आप पैदा कर रहे हैं उसका आधा हिस्सा आप सीधे राजा को दे दो, क्योंकि राजा को बहुत बड़ी सेना रखनी है। अब इस व्यक्ति की क्या तारीफ की जाए जो जनता के खून पसीने की मेहनत में से आधा हिस्सा छुड़ा ले रहा है, इस कारण से क्योंकि उसे एक सेना रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसने और क्या क्या काम किया। कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेंगे, क्योंकि अगर कम तोलेगा तो सैनिकों को कम राशन मिलेगा और कम राशन मिलेगा तो फिर हमें जनता को पैसा देना पड़ेगा, मतलब उनके ज्यादा सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, उसके पैसे है नहीं इसके पास। इसलिए ये मूल्य नियंत्रण की शुरुआत करता है कि मूल्य जो है वो भैया फिक्स होगा। और इसी मूल्य नियंत्रण से एक जुड़ी हुई व्यवस्था बाजार नियंत्रण आती है। अब आप याद रखेंगे मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण का काम कौन करता है? मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण का काम अलाउद्दीन खिलजी करता है। ये कुछ लोगों को भी नियुक्त करेगा, क्योंकि बाजार में देखना भी तो पड़ेगा कि कौन इसके नियमों को पाल रहा है, कौन इसके नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है।
इसलिए सबसे पहला दीवान रियासत नाम का एक व्यक्ति जो है वो शासन में आता है। दीवान रियासत को एक अधिकारी बनाया जाता है और ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखने का काम करेगा, क्योंकि असली में माल को बेचेगा कौन? व्यापारी। वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। शाहान मंडी नाम का एक अधिकारी बनाया जाएगा जो बाजार में बाजार का अधीक्षण करने, उसके नियंत्रण रखने का काम करेगा। बरीद नाम का एक व्यक्ति बनाया जाएगा जो बाजार के अंदर घूम घूम कर इंस्पेक्टर के रूप में उसका निरीक्षण करेगा। और मुन्हियान नाम का एक व्यक्ति जिसे हम गुप्तचर कहें, कौन है ये? गुप्तचर है। मुन्हियान बताएगा, गुप्त रूप से सूचनाएं देगा कि कौन व्यक्ति कम तोल रहा है, कौन ज्यादा तोल रहा है, कौन ज्यादा पैसे लेकर के चीजों का मूल्य बढ़ा कर बेच रहा है, ये सब बताएगा मुन्हियान। कौन है? मुन्हियान। या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मुन्हियान एक गुप्तचर है जो कि गुप्त सूचनाएं दे रहा है शासन को बाजार नियंत्रण से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, और क्या करेगा ये? तो इस मूल्य नियंत्रण के लिए दो प्रकार की मंडियां, या बाजार नियंत्रण के लिए दो प्रकार की मंडियां बनाएगा, जिसे हम एक को कहेंगे शाहान मंडी, शाहान मंडी, और सराय अदल। ये क्या लोचा है भाई? तो शाहान मंडी ऐसी मंडी है जिसमें खाद्यान्न बिकते हैं, खाद्यान्नों की खरीद फरोख्त होती है। और सराय अदल एक ऐसी मंडी है जिसमें वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, ऐसी चीजें जो कि खराब नहीं होती, उन चीजों को बेचा जाता है। तो वस्त्र खराब नहीं होते हैं, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, ये सब चीजों को बेचा जाने के लिए ऐसी चीजें जो खराब नहीं होती है वो सराय अदल में, और जो तुरंत खाने वाली है वो खाद्यान्न की बिक्री के लिए, खाद्यान्न के लिए शाहान मंडी और बाकी सराय अदल नाम की दो मंडियां बनाई जाती हैं। अब इन सब बातों की जानकारी हमको कैसे मिल रही है कि ऐसा कुछ हुआ? तो इसी के दरबार में एक आदमी होता है जिसे हम अमीर खुसरो कहेंगे। अमीर खुसरो एक अलग ही किरदार है जिसे हम ज्यादा डीप में पढ़ें। अमीर खुसरो जो है वो 7 राजाओं के शासनकाल में रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक तक। तो इसकी जो बातें हैं, या जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है उसमें बाजार नियंत्रण का वर्णन मिलेगा। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी नाम के कवि इसके दरबार में रहे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया और वीणा का संशोधित रूप पैदा किया। ये भी आपको याद रखना है, भारत में पहले से सितार था लेकिन वो वीणा के रूप में बजाया जाता था, उसका रूप संशोधित करके इसने उसका आविष्कार किया, याद रखिएगा। तो दो लोग हमें याद रखना है। अलाउद्दीन के जमाने में मतलब अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, अमीर हसन दहलवी, ये दो जो कवि हैं वो इसके दरबार में रहे, याद अच्छे से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? अब आगे दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन मलिक काफूर, जो कि इसका सेनापति है, हिजड़ा है, उसे शासन के लिए या उसे सेनापति बनाकर दक्षिण में भेजेगा। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, इसका एक उपनाम है 1000 दिनारी, क्योंकि पहली बार इसे अलाउद्दीन ने 1000 दिनार देकर खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाएगा, यह इसका उपनाम है। इसने कुछ निर्माण कार्य करवाए हैं, याद रखिएगा, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल, 4 चीजें ये व्यक्ति बनाता है। याद रखिएगा, इसमें से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो देखो, अलाउद्दीन जो है उसने अलाई दरवाजा बनाया है। क्या बनाया? अलाई। तो अली अली, ये दोनों अलाई दरवाजा। कौन बनाएगा अलाई दरवाजा? अलाउद्दीन बनाएगा, और इसे ही हम इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 में, क्योंकि ये व्यक्ति कब से कब तक राजा रहा? 1296 में राजा बन गया था, सुल्तान बन गया था। तो 1297 से लेकर 1306, इन 9 सालों में 6 बार मंगोलों के आक्रमण होते हैं। अब ये मंगोल कौन सी कहानी है? तो ये मंगोल हैं चीन से भारत में आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासक। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोलों के आक्रमण होते हैं, और ड्यूरेशन भी याद रख लेना। अलाउद्दीन की खिलजी की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 को। तारीखें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में तारीखें याद नहीं होने हैं, नया करनी भी नहीं है। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे या भारत की जो संविधान सभा और स्वतंत्रता से संबंधित फैक्ट करेंगे, वहां एक एक तारीखें याद करेंगे, यहाँ तारीख याद करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर भी ये याद हो मोटे तौर पर कि अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन व्यक्ति जो है, ये से अलाई दरवाजा बनाएगा,
अब अलाई दरवाजा बना दिया तो किला भी तो बनाना पड़ेगा, तो वो सीरी का किला होगा। सीरी का किला किस पे टिका होगा? तो 1000 खंभों पे टिका होगा। किस पे? 1000 खंभों पे। तो अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंभा महल, ये चीजें ये व्यक्ति बनाएगा। साथ में नमाज पढ़ने के लिए जमेयत खाना मस्जिद, जमेयत खाना मस्जिद, ये 4 चीजें ये व्यक्ति बनाएगा। जिसमें ये जो अलाई दरवाजा है इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न। इस व्यक्ति के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि पूरी दुनिया पर राज करना है, इसलिए इसको चाहिए सेना। तो सेना में स्थायी सेना रखने का प्रावधान चालू होगा, उसे नगद वेतन देने का प्रावधान चालू होगा, फिर घोड़े दागने की प्रथा, फिर बाजार नियंत्रण और फिर मूल्य नियंत्रण। ऐसी 2 कॉन्सेप्ट जो है वो इस समय आएंगे। अब बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण करने के बाद नगद देने के लिए पैसा चाहिए, तो भूमि के राजस्व को 1/2 अर्थात 50% कर दिया जाएगा। तो ये बहुत कॉमन से एक सरल से पॉइंट्स हैं, आपको एक सीरीज में ये याद हो जाएंगे। दक्षिण जीतने के लिए ये किसे भेजेगा? भारत के दक्षिण में जीतने के प्रावधान को जीतने के लिए ये भेजेगा मलिक काफूर को। आगे बढ़ते हैं, कोहिनूर हीरे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल में कोहिनूर हीरे जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। कोहिनूर हीरे का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह अलाउद्दीन खिलजी, जो अभी हम बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मिलता है। ये कोहिनूर हीरा है। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव कौन है? अब देखो, अभी हमने बात की कि भैया दक्षिण में, कहा? इधर दक्षिण को जीतने के लिए कौन जाएगा? तेलंगाना, ये मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जो है वो तेलंगाना के एक शासक हैं, तेलंगाना के शासक हैं रुद्रदेव। क्या नाम है पूरा? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव को हरा देगा। तो प्रताप रुद्रदेव जो है वो गिफ्ट में इस व्यक्ति को, मलिक काफूर को, एक हीरा देगा जो कोहिनूर हीरा है। और अब ये कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव के पास आ जाए से अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर दिया जाएगा मलिक काफूर द्वारा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोहिनूर हीरे की शुरुआत यहां से हो रही है। अब आगे क्या होगा वो भी देख ही लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में होगा, जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह इस हीरे को हुमायूं को दे देंगे। किसे दे देंगे? हुमायूं को। मतलब अब ये पहले दिल्ली सल्तनत में रहा, फिर ग्वालियर के राजा के पास गया और अब मुगलों के पास चला जाएगा। यहां से 1739 मतलब 1339 में मुगल शासक मोहम्मद शाह जो है वो एक ईरानी आक्रमणकारी, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, नादिर शाह। इस नादिर शाह को लूट के, या नादिर शाह जब दिल्ली को लूटने आएगा तो उसे गिफ्ट कर देगा। नादिर शाह से ये हीरा जो है, जो कि अफगानिस्तान चला गया है। अफगानिस्तान से भारत के जो फिर एक नए शासक होंगे, रणजीत सिंह, जो कि एक सिख शासक हैं, उनके पास ये चले जाएगा। सिख शासक से फिर ये अंग्रेजों के पास चले जाएगा। और आपको याद रखना है डलहौजी, डलहौजी का नाम, डलहौजी जो है वो भारत से इस हीरे को लूट करके ब्रिटेन की रानी को गिफ्ट कर देगा। और ब्रिटेन की रानी को जब ये गिफ्ट किया जाएगा, तो क्योंकि ये हीरा बहुत बड़ा है, 372 रत्ती का है, इसलिए इसे 3 टुकड़ों में तोड़ करके, एक टुकड़ा रानी के मुकुट में, दूसरा हीरा रानी के मुकुट के पीछे के हिस्से में, और तीसरा ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया जाएगा। आज भी ये हीरा 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, याद रखिएगा कोहिनूर हीरे की ये बेसिक बातें। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें एक फैक्ट और याद रखना है, इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये बहुत काम का राजा नहीं है, ये नग्न स्त्री पुरुष की संगत में रहना पसंद करने वाला राजा है। मतलब बहुत उल्टे सीधे राजा आने वाले हैं। राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता है। तो इसके बाद अगला व्यक्ति बनता है मुबारक खां। कौन बनता है? मुबारक खां। मुबारक खां का वजीर जो है वो खुसरो खां है, और वो इसकी हत्या कर देगा। कुल मिलाकर एक दूसरे की हत्याएं ये सब लोग करेंगे। और 1320 में देखो, 1316 तक तो खिलजी, अलाउद्दीन ही राजा रहा। और केवल 4 सालों में 3 नए राजा आए, और 3 नए राजाओं के नाम बिल्कुल याद मत रखना, केवल यह इस वंश का जो अंतिम राजा है वो खुसरो खां जो है वो होता है, और वो पैगंबर की उपाधि धारण करेगा। आपको खिलजी वंश में बिल्कुल बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जब हम दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे तब कवर हो जाएंगे।
आप सब लोगों ने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से कवर किया। उम्मीद है ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। लेकिन मैं यहाँ आप सभी को एक विशेष गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब लोग इस प्रकार का एक ब्लैंक शीट, जो ड्राइंग शीट होता है, वो खरीदें और वहां ऊपर लिखे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में या इस शीट को 5 भागों में बांटे और यहाँ लिखे गुलाम वंश, और गुलाम वंश के जो राजा रहे हैं उनको क्रम से एक के बाद एक विद कोडिंग यहाँ लिखें और उनके 2-2, 3-3 काम जो हुए वो भी यहाँ लिख लें। इससे कंपैरेटिवली स्टडी आपकी हो जाएगी और दिल्ली सल्तनत बहुत आसान तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप सच में भी इस पीएससी की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उसी तरीके से फॉलो करें जिस तरीके से हमें अपने बेस को मजबूत करना है, बेस मजबूत कर पाए। आप सभी लोग इस तरीके से 5 जो रियासतें या वंश या सल्तनतें रही उनको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि समझ में आया है या नहीं। अगर समझ में नहीं आएगा तो उसका भी कुछ विचार किया जाएगा कि कैसे आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाए। जय हिंद, जय भारत।